देखो बेटा, जो हमारे क्लबिंग प्रोविजंस है उसको हम लोग क्लबिंग बुलाते हैं। लेकिन जिस प्रोविजन को हम लोग क्लबिंग बुलाते हैं ना, उसको इनकम टैक्स एक्ट में क्या नाम से बुलाया जाता है पता है? ऐसे बुलाया जाता है, इनकम ऑफ अदर पर्सन्स टू बी इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। इतना लंबा नाम कौन रखता है चैप्टर का? हट, इसलिए हम उसको क्लबिंग बुलाते हैं। क्लब का मतलब, क्लब करने का मतलब ऐड करना, इंक्लूड करना। क्लबिंग का मतलब होता है टू ऐड और टू इंक्लूड। बराबर है? तो किसी और की इनकम तुम्हारी टोटल इनकम में लाके इंक्लूड कर दी जाएगी। तो जब कभी भी तुम तुम्हारी टोटल इनकम निकाल रहे हो, तो तुम्हारी टोटल इनकम के कैलकुलेशन में तुमको तुम्हारी तो सारी इनकम लेनी ही है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे तुमको अब दिखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे किसी और के नाम पे आने वाली इनकम, किसी और की इनकम तुमको तुम्हारे टोटल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड करनी पड़ सकती है। या तो हाउस प्रॉपर्टी में, या तो पीजीबीपी में, या तो सैलरी में, किसी भी हेड में लाके उसको तुमको ऐड करनी पड़ सकती है। और ऐसा वो क्यों करवा रहे? सिंपल सा रीजन है कि भाई तुम एक नंबर के चोट्टे हो, बेईमान हो, है ना? इतना पैसा कमाते हो, इतने इतने अमीर आदमी हो, फिर भी है ना, टैक्स का पैसा तुम्हारी जेब से निकल ही नहीं रहा है। तुम किसी ना किसी तरीके से तुम्हारा टैक्स अवॉइड करने, इवेड नहीं, इवेड मतलब जानबूझ के गलत ही करना, जो नहीं करना है वो करना, उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। बोला है कि भाई इतना अमाउंट तेरे को इनकम दिखाना है, तो तूने इनकम दिखाई ही नहीं, इतनी इनकम तूने छुपा ली, तो ये टैक्स इवेजन कर रहा है। बोला है कि इतने खर्चे का ही डिडक्शन ले, लेकिन तू वो खर्चा उतना नहीं, उससे ज़्यादा अमाउंट डिडक्शन ले रहा है, मतलब यहाँ पे तू क्या कर रहा है? टैक्स इवेशंस कर रहा है, इसको अवॉइड नहीं कर रहा। अवॉइड का मतलब क्या होता है पता है? कि इनकम टैक्स के प्रोविजंस में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, कानून के जो लूप होल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना और अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करना, ताकि तू टैक्स अवॉइड कर पाए। ये टैक्स अवॉइडेंस मेजर्स जो तू लेता था, उसमें से कुछ ऐसे मेजर्स जो है, जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, वहां पे देखा जाए तो तेरे को टैक्स पे करना चाहिए था, तू नहीं कर रहा है, तो हम तेरे से वो इनकम पे टैक्स पे करवाने के लिए, वो इनकम तेरी टोटल इनकम की ही थी, तेरी टोटल इनकम में लाके इंक्लूड करवा रहे। तू खाली हमको दिखावा कर रहा है कि ये कमा कोई और रहा है, लेकिन ये कमा वो नहीं रहा है, कमा तू ही रहा है। तो टैक्सेबल तेरी ही टोटल इनकम में होनी चाहिए। और तू ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि तू भाई ऑलरेडी 10 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट को क्रॉस करने वाला बंदा है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं, 10 लाख की लिमिट को क्रॉस करने वाला बंदा है। तो देखा जाए तो अब तू 10 लाख के ऊपर की जो भी इनकम तू कमा रहा है, जो भी एक्स्ट्रा इनकम आएगी तेरे पास, वो सारी 10 लाख के ऊपर ही आने वाली है, और जिसपे तेरे को 30% टैक्स लगता है। बराबर है? अगर 115 बीएससी फॉलो कर रहे हैं तो 15 लाख के ऊपर। लेकिन अगर तू 10 लाख के ऊपर की इनकम कमा रहा है, उस हर एक इनकम पे तेरे को मालूम है कि तेरे को 30% टैक्स भरना है, तो तू चाहेगा ना यार कि किसी ना किसी तरीके से वो इनकम मेरे ही पास आए, लेकिन मेरे को उस पर इतना सारा 30% टैक्स ना देना पड़े, या तो बिल्कुल ही टैक्स ना देना पड़े, या तो बहुत कम टैक्स देना पड़े। तू चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो ऐसा करने के लिए तू क्या करता है? तू तेरी इनकम है ना, कहीं पे शिफ्ट करवा देता है, लेकिन कुछ इस तरीके से शिफ्ट करवाता है कि इनकम किसी ना किसी तरीके से तेरे पास वापस आ रही हो, लेकिन लोगों को खाली दिखे कि इनकम तू नहीं कमा रहा है, कोई और ही कमा रहा है। डिपार्टमेंट को खाली ऐसा लगे कि इनकम तू नहीं कमा रहा है, कोई और ही कमा रहा है। ये जो दिखावा कर रहा है ना तू,
कि इनकम कोई और कमा रहा है, ये दिखावा हमारे सामने मत करना। इन सारे केसेस में ये जो किया हुआ दिखावा है ये धरा का धरा रह जाएगा। हम तेरी टोटल इनकम में उस इंसान की, उस पर्सन की इनकम को लाके क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। बराबर। तो अब जो प्रोविजंस बनाए क्लबिंग के, वो लोग ने ऐसे कुछ केसेस को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उन सारे केसेस को सेक्शन 60 से लेकर 65 के जो क्लबिंग के प्रोविजंस है ना, वहां पे जाके उन लोगों ने इंक्लूड कर दिया। अब एक एक करके ये सारे केसेस को अपन को डिस्कस करना है। ऐसा हुआ तो भाई जिसको इनकम हो रही है उसकी नहीं, असेसी की इनकम मानी जाएगी। असेसी की टोटल इनकम में लाके क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है दूसरा केस, अच्छा ऐसे भी तू तेरी इनकम शिफ्ट कर सकता था, तो कोई बात नहीं, जिसको इनकम हो रही है उसकी नहीं, वो इनकम लाके तेरी टोटल इनकम में क्या कर दी जाएगी, क्लब कर दी जाएगी। ऐसे करके बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, तो सुनो, सेक्शन 60 करना है, फिर 61 करना है, 62, 63, 64 के अंदर है ना, 64 के अंदर तीन चीज़ें करनी है। 64 1 करना है, 64 1A करना है और 64 2 करना है। 1A और 2 के अंदर ज़्यादा लोचा नहीं है, जो भी लोचा है वो 1 के अंदर है। उधर तुमको क्लॉज 2 आएगा, क्लॉज 4 आएगा, क्लॉज 6 आएगा, क्लॉज 7 आएगा, क्लॉज 8 आएगा। मतलब ये जितने भी केसेस तुम्हारे सामने रखे, ये अलग अलग सिचुएशंस है। समझ में आ रहा है? बस इतना कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, क्लबिंग के प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे। बराबर है? फिर सुनो, ये तो वो इनकम जो तुम्हारी टोटल इनकम में कुछ इनकम तुम खुद दिखाते हो, तुम्हारी इनकम ऐसा बोल के, कुछ इनकम तुम छुपा के किसी और की इनकम में डलवाते हो, वो इनकम भी। और सुनो, कुछ तो इनकम बिल्कुल दिखाते ही नहीं हो, कुछ तो इनकम बिल्कुल दिखाते ही नहीं हो ना, तब हमको जरूरत पड़ती है अजय देवगन को भेजने की तुम्हारे घर पे। और बाद में जब अजय देवगन आता है, बोलता है बोलो जुबा केसरी, तो तुम बोलते हो बोल दिया जुबा केसरी। फिर तुम्हारे घर पे से बहुत सारी इनकम्स को पकड़ा जाता है ना, जिसको अपन रेड बुलाते हैं, सर्च एंड सीजर वगैरह होता है। तो वो सारी इनकम्स भी इसके बाद दी हुई है। बराबर है ना? वो कुछ इनकम्स है, वो भी तुम्हारे सिलेबस में, उसका भी अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अपने को क्लबिंग में ये सेक्शंस का डिस्कस। देखो, क्लबिंग के बाद वो इनकम्स जो तुमने छुपा के रखी है, किसी को बताई ही नहीं है, बराबर है, वो वाले इनकम्स जिसके लिए अजय देवगन आता है, फिर वो वाले इनकम्स जो तुम खुद कमा रहे हो, फिर इसके बाद आता है वो सेट ऑफ के प्रोविजंस वगैरह। समझ में आ रहा है? तो सेट ऑफ के प्रोविजंस अपन ने पहले कवर कर लिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लबिंग के प्रोविजंस। तो ध्यान से समझो, सबसे पहला जो सेक्शन आता है, एकदम शांति से देखना। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 6060। ये सेक्शन बोलता है कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को अपनी इनकम ट्रांसफर कर दे विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, वो असेट जिससे ये इनकम आ रही है। असेट को ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन उस असेट से होने वाली इनकम को तुम किसी और को ट्रांसफर कर देते। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल। ये पूरा चैप्टर है ना, एग्जाम्पलों से ही भरा हुआ है, तभी जाके तुमको एक एक प्रोविजन इसका समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ध्यान से समझो। मान लो मेरा बैंक में एक एफडी है, बैंक में एक एफडी रखा है मैंने, तो एफडी एक असेट ही है ना यार, जिससे मेरे को क्या आएगी, इंटरेस्ट इनकम आएगी। बराबर है ना? अब बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि बैंक अब तक ये एफडी का इंटरेस्ट मेरे खाते में क्रेडिट करवाया जाता था, लेकिन मैं तुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि आज से ये इंटरेस्ट मेरी वाइफ के खाते में डाला जाए, या फिर मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई का जो लड़का है
वो लड़का अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे के लिए मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ, तो मैं खुद दूँ। उससे अच्छा एक काम कर दे, मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है ना एफडी पे, वो इंटरेस्ट मेरे छोटे भाई के जो बच्चे हैं, बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ये ले उसके छोटे बच्चे के अकाउंट का नंबर। तो एज पर माई इंस्ट्रक्शन बैंक क्या करेगी, मेरे एफडी का इंटरेस्ट या तो मेरी वाइफ के नाम पे, अगर मैंने वाइफ के नाम पे बोला था ट्रांसफर कर देने के लिए, या फिर मेरे छोटे भाई के बच्चे के नाम पे बोल दिया था तो उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया करेगी। हो सकता है ऐसा। अब वो इंटरेस्ट इनकम जो अब तक मेरे अकाउंट में आया करती थी, मेरी इनकम मानी जाती थी, क्योंकि अगर मेरे खाते में वो इंटरेस्ट का अमाउंट दिख गया तो पूछेगा ना असेसिंग ऑफिसर के, भाई ये देख तेरे खाते में तो इंटरेस्ट आ रहा है, तेरी तो इनकम है, तो ये तो तेरी इनकम है, क्योंकि ये तो तेरे खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। तो बाद में ये इंटरेस्ट को मेरे को क्या करना पड़े, मेरी टोटल इनकम में लेना पड़े, क्योंकि ये मेरे खाते में मेरे नाम पे आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि वही इंटरेस्ट मेरी वाइफ के नाम पे वाइफ के खाते में लेना चालू कर दूँ बैंक को इंस्ट्रक्शन देके। अब अगर असेसिंग ऑफिसर मेरा पासबुक मंगाएगा तो मैं तो एकदम बिंदास जाके उसके मुंह पे पासबुक मारूंगा, ले देख पासबुक। उसको पासबुक में इंटरेस्ट दिखेगा ही नहीं, मतलब मेरे नाम पे इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। तू जो इंटरेस्ट ढूंढ रहा है ना इधर नहीं मिलेगा, ये देख इधर मिलेगा। मेरी वाइफ का पासबुक दिखा दिया, वाइफ का बैंक स्टेटमेंट दिखाया, यही ढूंढ रहा था ना, देख मेरी वाइफ के खाते में आ रहा है। किसकी इनकम है, मेरी नहीं, इसकी वाइफ की इनकम है। तू ऐसा क्यों कर रहा है पता है, क्योंकि तेरे को मालूम है कि वही अगर इंटरेस्ट, अगर मान लो पूरे साल का एफडी का इंटरेस्ट 5 लाख रुपए आ रहा है, इतनी बड़ी एफडी रखी होगी, सोचो कि पूरे साल का 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। अब वही 5 लाख रुपया तेरे खाते में अगर क्रेडिट करवाया जाता, तेरी इनकम बनता, तो वो तेरे को तेरे टोटल इनकम में दिखाना पड़ता, जिस 5 लाख पे पूरा 30% यानी कि 1.5 लाख रुपए टैक्स मेरे को देना पड़ता। लेकिन देखा क्या स्मार्ट मूव, मेरा पासबुक दिखा दिया, बैंक स्टेटमेंट दिखा दिया, उसमें तो इंटरेस्ट आया ही नहीं, मतलब ये इंटरेस्ट मेरा ही चले। किसका है, वाइफ, देख वाइफ के खाते में आया। वाइफ है ना, शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी इज़ नॉट अर्निंग एनी इनकम, लेकिन अब वो 5 लाख रुपया कमाना वो चालू कर दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी कोई टैक्स नहीं भरती थी, अब भी कोई टैक्स नहीं भरेगी। क्यों पता है, क्योंकि 5 लाख में से 2.5 लाख तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अलग से मिलने वाला है, और बाकी के 2.5 लाख पे वो 5% टैक्स कैलकुलेट करेगी, जो पूरा का पूरा रिबेट में चला जाएगा। और चलो ना, मैं 10 लाख तक की इनकम अगर उसको ट्रांसफर करवा दूँ ना, मेरी पूरे 10 लाख पे मेरे को अगर टैक्स लिया जाए ना, तो वो 30% के रेट पे, मतलब 10 लाख के ऊपर अगर मेरी 10 लाख की और इनकम आ रही है, 10 लाख के ऊपर और 10 लाख की इनकम आ रही है, वो पूरे 10 लाख की इनकम अगर मैं मेरी वाइफ को ट्रांसफर करवा दूँ ना, तो भी जाके मैक्सिमम उससे जो टैक्स लिया जाएगा वो 1,12,500। जबकि वही 10 लाख मेरी इनकम थी और मेरी टोटल इनकम में आती, तो उस पर मैं सरकार को 30% टैक्स देता, सरकार को 3 लाख रुपया टैक्स मिलता। कहाँ 3 लाख रुपया टैक्स मिलता, उसके बदले कहाँ 1,12,500 ही टैक्स मिल रहा है सरकार को। मतलब मैं मेरा 3 लाख रुपए का टैक्स बचाने के लिए वाइफ के खाते में से 1,12,500 का टैक्स पे करवा दूँ, तो भी मेरे को कितना टैक्स बचा रहे बाबा, 3 लाख माइनस 1,12,500, भाई साहब 187,500 का टैक्स मैंने बचा लिया। सोचो, अगर 187,500 का टैक्स अगर मैं बचा रहा हूँ, खाली वाइफ को मेरी इनकम ट्रांसफर कर, कुछ इनकम में मेरे पापा मम्मी के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, कुछ इनकम में मेरे भाई बहनों के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, और सुनो कुछ इस तरीके से ट्रांसफर करूंगा ना कि भाई इनकम भी ट्रांसफर हो जाए और वो इनकम वापस से मेरे पास भी आ जाए। बोल दूंगा वाइफ को, जानू पैसा विड्रॉ करने का आज बैंक में से, देख तेरे खाते में 10 लाख रुपया आया रहेगा। हाँ जानू 10 लाख रुपया आया मेरे खाते में, एक काम कर, जा तेरी खर्चे के लिए 20,000 रुपया रख ले, 9,80,000 विड्रॉ कर, 20 नहीं चल 50 रख ले, ब्यूटी पार्लर भी जाके आ जाना, बाकी का 9.5 विड्रॉ करके लेके आ जा घर पे। वाइफ गई बैंक में से 9.5 लाख रुपया विड्रॉ कर दिया। अब पागल, मैं मेरे छोटे भाई के नाम पे मैंने अकाउंट ओपन करवा दिया। लो, छोटा भाई कॉलेज जाता है, 18 साल का हो गया है, पैन वैन निकलवा दिया उसका, इनकम टैक्स में असेसी भी बना दिया है पैन वैन निकलवा के, कमाता कुछ नहीं है, कॉलेज जाता है अभी। शायद से तुम लोग का भी पैन वैन तो होगा ही नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर निकाला ही होगा तुमने। तो आज की डेट में तुम एक असेसी हो इनकम टैक्स की नज़रों में, लेकिन कुछ कमा नहीं रहे हो, तो तुमको परेशान नहीं किया जा रहा है। जिस दिन कमाना चालू करो, देखो लव लेटर कैसे आना चालू होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से।
अब सोचो मेरा जो भाई है, भाई के नाम पे मैंने पैन निकलवा लिया है, बराबर। भाई कॉलेज जाता है, और कॉलेज जाता है मस्त एकदम, वो केटीएम वेटीएम खरीद के दिया पापा ने उसको। केटीएम खरीदने का तो दे दिया है, लेकिन पेट्रोल डालने का पैसा ही नहीं देते पापा उसको। क्यों? पूरा दिन दोस्ती यारी में इधर उधर घूमता फिरता रहता है, और पापा गाली देते रहते पूरा दिन कि लोफर हो गया है, इधर उधर घूमता रहता है, दोस्ती यारी में पड़ा रहता है, क्या पता कब अपना करियर बनाएगा, कब सीरियस होगा। हर बाप बाप बेटे के बीच की यही कहानी है भाई, पूरे इंडिया में। समझ में आ रहा है? तो अब सोचो, उसको पापा के पास से पैसा भी मांगना रहता था ना, रहता है ना कि भाई पापा पेट्रोल का पैसा दे दो, तो पापा वो पेट्रोल का 500 रुपया देने के पहले 500 बातें सुना देते उसको। ठीक है? तो अब छोटा भाई है मेरा, कमाता हूँ मैं, तो मैंने छोटू को बोला, छोटू इधर आ, सुन, आज से ना पापा से 1 रुपया नहीं मांगेगा तू। तो भैया मैं, लेकिन मैं तो कमाता, बोल रहा हूँ ना, तू आज से 1 रुपया नहीं मांगेगा पापा से। तेरा बड़ा भाई बैठा है रे पा, चला जा मेरे साथ। बैंक में लेके गया उसको, बैंक में एक अकाउंट ओपन करवा दिया। आज से मेरा जो घर है ना, जो मैंने भाड़े पे दिया है, या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी मैंने भाड़े भाड़े पे दी होगी, बराबर है, कोई ऑफिस है या फिर कोई मेरे पास मान लो कोई गोडाउन वोडाउन पड़ा है, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग मेरे पास है जिसको मैंने भाड़े पे दे के रखा हुआ है, देखा जाए तो उसका रेंटल इनकम मेरे को आना चाहिए। प्रॉपर्टी मेरी है, रेंटल इनकम मेरे को आना चाहिए, मेरे खाते में आना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने छोटू का अकाउंट ओपन करवा दिया बैंक में। उस प्रॉपर्टी की पूरे साल की 6 लाख रुपया इनकम आती है। एग्जाम्पल कितनी आती है? 6 लाख रुपया इनकम आती है, बराबर। 50-50 हज़ार रुपया महीना। तो 6 लाख रुपए की इनकम, टेनेंट को जाके मैंने क्या बोल दिया कि सुने शाणे, प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया ना, तो अब इसका जो चेक बनेगा ना, हर महीने का जो चेक बनाएगा, वो चेक मेरे नाम पे नहीं, मेरे छोटू है, छोटू के नाम पे चेक बना, या फिर छोटू का बैंक का सारा डिटेल्स उसको दे के आऊँगा, बोलूँगा कि भाई छोटू के खाते में पैसा डाल। ऐसा मैंने ऑलरेडी पहले से करके रख लिया था, छोटू के नाम पे अकाउंट ओपन करवा दिया ऐसा। फिर मैं छोटू को लेके गया बैंक। तेरे को पता है बैंक क्यों लेके आया तेरे को? तो बैंक मैनेजर ने बोला, अरे छोटू भाई आप आओ, आप आए। तो छोटू बोलता, मैं तो इसको पहचानता भी नहीं है। तो मैं बोलेगा, ये बैंक मैनेजर है ना, तेरे को इसलिए पहचानता है क्योंकि तू ऑलरेडी इस बैंक का कस्टमर है। हाँ हाँ रे पगले, मैंने तेरे नाम का एक अकाउंट ओपन करवा दिया है यहाँ पे, देख उस अकाउंट में। मैनेजर साहब बताइए छोटू के बैंक में कितना पैसा है? अकाउंट में कितना पैसा है? मैनेजर साहब बोल रहे 6 लाख रुपया। छोटू छोटू उधर ही बेहोश 2 मिनट के लिए। बोला 500 रुपए के लिए पापा रुलाते हैं, गाली देते हैं 500 बार, और मेरे खाते में, मेरा इधर खाता भी है और मेरे खाते में 6 लाख रुपया भी है। मेरे को तो आज पता चला। वो 6 लाख रुपया थे क्या पता है? वो अमाउंट था जो मेरे को रेंट बोल के आना चाहिए था, लेकिन मैंने छोटू के नाम पे रेंट क्या करवा दिया, उसके खाते में डलवा दिया। मैंने बोला देख, ये जो रेंट है ना, ये मेरी इनकम थी, मैंने तेरे खाते में डलवाई है। क्यों पता है? फिर उसको मैंने सब झोल झपाटा समझाया। बोला बड़ा होके तेरे को भी यही सब करना है, भाई को हेल्प करने का है, ठीक है? एक काम कर, अभी 6 लाख रुपया है ना, उसमें से एक काम कर, फटाफट से विड्रॉ कर। कितना विड्रॉ करेगा? पूरा 5,80,000 विड्रॉ कर ले। भैया लेकिन 6 लाख क्या, तू एक काम करना यार, 5,80,000 विड्रॉ करना, उसमें से 20,000 जा मेरी तरफ से बख्शिश। बड़े भाई ने छोटे भाई को गिफ्ट दिया। जिस लड़के को 500 रुपया नहीं मिलता पापा से पेट्रोल डालने के लिए, सोचो उसके खाते में अगर मैं उसको बोल दूं कि तेरे को 20,000 रुपया, अब भी क्या, अब भी खड़े खड़े 6 लाख देख मैं तेरे खाते में डलवा ही दिया है। मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है, तू मेरा छोटा भाई है ना, तो बोल अभी इधर धो डालूंगा। तेरे को 6 लाख रुपया डलवा दिया, 20,000 रख लेना यार तेरा मेरी तरफ से, आज से पापा से 1 रुपया नहीं मांगने का। अब सोचो 20,000 में उसका कैसा जीवन अच्छे से गुजरेगा। पेट्रोल नहीं डालता था जो बंदा, अब दोस्तों को पार्टी देगा, वो भी खुश, मैं भी खुश। मेरी 6 लाख की इनकम मैंने ट्रांसफर करवा दी क्या? अगर वही 6 लाख मेरे नाम पे आती तो उस 6 लाख पे मेरे को कितना टैक्स देना पड़ता पता है? 6 लाख इंटू 30%, 1,80,000 का टैक्स मेरे से लिया जाता। 1,80,000 का टैक्स। अब वही छोटू की टोटल इनकम अब 6 लाख रुपया आएगी। एग्जाम्पल 6 लाख रुपया अब उसकी इनकम आएगी, क्योंकि 6 लाख तो उसके खाते में आ गया ना, जिसमें से 5 लाख तक तो वो टैक्स, सॉरी 2.5 लाख तक तो वो टैक्स ही नहीं भरेगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख, और मैं छोटू को 115 BSc फॉलो करवा दूंगा, ताकि 7 लाख तक की जो इनकम हो वहाँ पे उसको क्या मिल जाए, रिबेट मिल जाए, वो भी 25,000 तक की। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ ये सब?
अब सोचो सरकार को उस 6 लाख पे जब मेरे नाम पे आती वो इनकम, तो सरकार को कितना टैक्स मिल सकता था? 1,80,000। बस इस छोटा सा काम करने की वजह से देख लो क्या हो गया। सरकार को अब उसी 6 लाख पे 1 रुपया टैक्स नहीं मिल रहा है। पूरा 1,80,000 गया सरकार का। सोचो अगर मेरे जैसा एक बंदा बड़ौदा में रह के ऐसा कर सकता, बड़ौदा की एक छोटे से जगह पे रह के मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो पूरा देश अपना कितना बड़ा है। देश में मेरे जैसे कितने लोग होंगे। सोचो 140 करोड़ की जनसंख्या है, 140 करोड़ तो नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन अगर मेरे जैसा काम करने वाले ऐसे 10,000 लोग भी निकल गए पूरे इंडिया में, जिन्होंने अपना अपना 1,80,000 का टैक्स ऐसे बचा लिया, तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा। हर एक बंदा अगर 10,000 लोग भी पूरे साल में ऐसा 1,80,000 का टैक्स इस तरीके से बचा ले, तो 1,80,000 इंटू 10,000 करके देख लो, तुम्हारे कैलकुलेटर पे ऐसा कुछ तो दिखेगा। जीरो कितना है ना वो काउंट करके देख लो। ये टैक्स इतना सरकार के पास से इतना टैक्स रेवेन्यू का लॉस है, जस्ट इमेजिन। तो क्या तुमको क्या लगा कानून ने चूड़िया पहन के रखी है? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे वो लोग, कुछ करेंगे नहीं? इस समस्या का समाधान इमीडिएटली आना चाहिए। अगर कुछ नहीं किया तो तकलीफ हो जाएगी भाई। हर एक बंदा अपने को एक लाख अस्सी 1,80,000 का चूना लगा के जाएगा। ऐसे अगर 10,000 बंदों ने भी कर दिया तो सोचो हमारा कितना टैक्स रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। 180 करोड़ के आसपास, 180 करोड़ के 18 करोड़ जो भी है, वॉट एवर इट इज, बराबर है ना। तुम सोच लो सरकार को इतना लॉस हो रहा है। अब ये तो खाली एक जरिया है अपना टैक्स बचाने का, और तो बहुत सारे चीजें हैं जो आगे तुम्हारे सामने खुलने वाली है। तो इन्होंने क्या बोला पता है, कि अगर कोई भी पर्सन अपनी इनकम, कोई भी पर्सन अपनी इनकम किसी और पर्सन को ट्रांसफर करवा दे, वो इनकम जिस असेट से आ रही है उस असेट को ट्रांसफर किए बिना। क्या मैंने छोटू के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी थी? हाँ, क्या मैंने मेरे भाई के छोटे लड़के के नाम पे या फिर मैंने मेरी बीवी के नाम पे एफडी कर दी थी कि खाली इनकम ही ट्रांसफर करवाना हो? हाँ, तो इन लोगों ने बोला कि अगर कोई इनकम किसी भी पर्सन ने किसी भी पर्सन को इनकम ट्रांसफर करवाई विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, जिस असेट से वो इनकम आ रही है, तो सामने वाले पर्सन को जो भी इनकम क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है, बराबर है ना, वो इनकम सामने वाले के लिए नहीं, इसी पर्सन की टोटल इनकम में लाके क्लब कर दी जाएगी। ऐसा सेक्शन 6060 बोलता है। तो ये तेरी ही टोटल इनकम में आनी चाहिए थी, लेकिन तूने निकलवा के वहां डलवाई थी, हमने वापस से निकलवा के तेरी टोटल इनकम में डलवा दी। वापस से कहीं और किसी तरीके से शिफ्ट करवाएगा, वापस से लाके तेरी टोटल इनकम में डलवा देंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले तू इसको टोटल इनकम में दिखाता तो कितना टैक्स भरता, 180 का भरता ना। तो अब ले क्लब कर दी, तो अब भी तेरे को उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा जितना तू पहले भरता। समझ में आ रहा है? हमको जो टैक्स पे जो चूना लगा रहा था ना, चूना का था पान, हम पान का बीड़ा बीड़ा बना के खा गए। ले क्लब, इसको बोला इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। बराबर समझा? सेक्शन 60 यही है। अब इधर तो भर भर के एग्जाम्पल हो सकते, भर भर के, कोई भी असेट पकड़ने का। ये असेट से इनकम हो रही है ना सामने वाले को, लेकिन ये असेट मैंने ट्रांसफर किया ही नहीं, ये असेट अभी भी मेरे पास है। तो जब तूने असेट ही ट्रांसफर नहीं किया तो ये असेट की इनकम तेरे नाम पे आनी चाहिए ना, दूसरे के नाम पे क्यों ले रहा है? इस पर्पज से ले रहा होगा। तो चल, वो जो भी इनकम इस असेट से सामने वाला कमा रहा है ना, वो सामने वाले की नहीं, तेरी इनकम है, तेरी टोटल इनकम में इंक्लूड कर। ये सामने वाले की टोटल इनकम में इंक्लूड होगी नहीं। समझे? अब बताओ, ये क्लबिंग ना हो, इससे बचने के लिए तुम क्या करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, असेसी बन के सोचो कि CTR ऐसा किया तो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, क्लबिंग कर दिया। अब इससे बचने के लिए क्या करोगे? बस तुम्हारे दिमाग में आ ही गया है, तुम बन गए हो चोर। असेट को ट्रांसफर किए बिना अगर इनकम ट्रांसफर की तो तुम क्लबिंग करोगे ना। क्या हो अगर मैं असेट ही ट्रांसफर कर दूं? कर सकते हो असेट ट्रांसफर? तो तुमने गवर्नमेंट को बोला धप्पा, अभी तो 60 नहीं आएगा, क्योंकि 60 तभी आता है, क्लबिंग तभी होगी
जब असेट को ट्रांसफर किए बिना मैंने इनकम ट्रांसफर कर दी है ना, ले अब तो मैं असेट भी ट्रांसफर कर दे रहा हूं, तो अब तो सेक्शन 60 वाली क्लबिंग नहीं होगी। तो गवर्नमेंट बोलेगी रिवर्स धप्पा, अगर हम तेरे को 60 में नहीं पकड़ेंगे तो हम तेरे को 61 में पकड़ लेंगे। 61 में क्या बोला, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को क्या किया, असेट ट्रांसफर कर दिया। अब सोचो, कोई भी बंदा सेक्शन 60 से बचने के लिए अपना असेट हमेशा के लिए सामने वाले को नहीं दे देगा, या असेट पे पूरा कंट्रोल सामने वाले का हो जाएगा वैसे नहीं देगा। इतना बड़ा अक्कल बिगर का आदमी नहीं होगा। अगर हाँ तू इतना बड़ा अक्कल बिगर का आदमी है तो भाई तेरे से क्या ही टैक्स लेना, जा मजे कर। तू अगर सेक्शन 60 से बचने के लिए असेट ट्रांसफर करेगा तो कुछ इस प्रकार से करेगा ना कि असेट पे तेरा कंट्रोल बना रहे, या असेट से होने वाली इनकम पे तेरा कंट्रोल बना रहे। खाली दिखावा करना है कि असेट देखो ट्रांसफर हो गया, असेट देखो ट्रांसफर हो गया। खाली दिखावा करने के लिए असेट ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि सेक्शन 60 के प्रोविजंस ना लग जाए। तो दिखावा कैसे होगा बता। तू सामने वाले को असेट ट्रांसफर करेगा तो बोलेगा ना, ए शाणे ये असेट है ना, इतने टाइम के लिए ट्रांसफर कर रहा हूं, हाँ वापस से जैसे ये टाइम खत्म ना इसके बाद ये असेट वापस से मेरा। मतलब जब तेरे को असेट सामने वाले को परमानेंटली देना ही नहीं है तो तू ऐसा बोल के क्यों असेट दे रहा है कि इतने टाइम के बाद ये असेट वापस से मेरे को रीट्रांसफर हो जाएगा, या फिर इतना टाइम खत्म तो मेरे पास राइट आ जाएगा असेट को वापस अपने कंट्रोल में लाने का। ये तो इसलिए कर रहा है क्योंकि इतने टाइम तक तेरे को लग रहा है कि तेरी इनकम ज़्यादा आती रहेगी और तेरे को उस पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इस असेट से होने वाली इनकम इतने टाइम के लिए तू शिफ्ट करवा दे ताकि सेक्शन 60 में कवर ना हो। या फिर चल, या फिर जा आज से ही असेट तेरा, हाँ आज से ही असेट तेरा परमानेंटली, ना ना मेरे को रीट्रांसफर नहीं होगा, असेट मेरे पास आएगा ही नहीं। लेकिन सुन, इस असेट की इनकम के साथ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। तो खाली दिखावा हो रहा है कि सामने वाला असेट का ओनर बन गया। अब असेट वापस से रीट्रांसफर तो नहीं होने वाला है, लेकिन ये पागल रीट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन असेट की इनकम के साथ क्या करना है वो तो तू ही डिसाइड कर रहा है ना। सामने वाला तो खाली पपेट है। पपेट मतलब गुड़िया, खाली दिखावा करने के लिए उसको ओनर बना के खड़ा कर दिया कि देखो देखो आज से असेट हमेशा के लिए उसका, हाँ अब ये असेट मेरे पास नहीं आने वाला। रीट्रांसफर बोल के असेट ट्रांसफर नहीं किया है, हाँ तो रीट्रांसफर बोल के नहीं किया है तो पागल असेट से होने वाली इनकम वो तो किसी ना किसी तरीके से तू अपने पास वापस से रीट्रांसफर करवा रहा है, या फिर तेरे ही कहने पे उस असेट की इनकम का यूज तू जहां बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे हो रहा है। तो ये तो खाली दिखावा करने के लिए तूने एक हमारे सामने आदमी खड़ा कर दिया कि देखो असेट का मालिक ये है। जब असेट का मालिक तू नहीं है तो असेट पे ना तेरा कंट्रोल होना चाहिए, ना असेट की इनकम पे तेरा कंट्रोल होना चाहिए, ना असेट तेरे पास रीट्रांसफर होके आना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस डाल के तू असेट का ट्रांसफर कर रहा है ना राजा, तो ऐसे ट्रांसफर को हम बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। और तूने ऐसा इसीलिए किया होगा कि तू सेक्शन 60 में कवर ना हो जाए। असेट भी, सॉरी इनकम भी तेरे ही कंट्रोल में रहे, असेट भी तेरे ही कंट्रोल में रहे, और खाली दिखावा का दिखावा हो जाए कि देखो अब असेट ट्रांसफर कर दिया ना, अब क्लबिंग नहीं होगी। तो सुन रहे शाणे, अगर तूने असेट ट्रांसफर किया और वो ट्रांसफर क्या निकला, रिवोकेबल ट्रांसफर निकला। क्या निकला? रिवोकेबल का मतलब जब मन करे तब मैं रिवोक कर दूं। आज असेट तेरे को दिया ना, खुश मत होना, जब मेरी इच्छा होगी तभी असेट में तेरे से वापस ले सकता हूं, या असेट से होने वाली इनकम वापस ले सकता हूं, या फिर इतना टाइम खत्म होगा, इतने टाइम के बाद असेट मेरा हो जाएगा। असेट से होने वाली इनकम मैं बोलूंगा, जहां बोलूंगा, जैसे बोलूंगा वैसे यूज करूंगा। ये सारी कंडीशंस अगर तुम रख के असेट का ट्रांसफर कर रहे हो तो असेट तो अभी भी तुमसे छूटा नहीं है, असेट से होने वाली इनकम भी अभी तक तुमसे छूटी नहीं है, वो भी अब तुम्हारे पास है। लेकिन खाली ये दिखावा हो रहा है ऑन पेपर के असेट के मालिक तुम नहीं हो। क्यों? सेक्शन 60 से बचने के लिए। तो सुन रहे शाणे, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा कोई भी असेट तूने ट्रांसफर किया है तो उस ट्रांसफर्ड असेट से जो भी इनकम ऑफ सच असेट
जो इस पर्सन ने कमाई होगी, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी, जिसको तुमने ऐसे ट्रांसफर किया था, ट्रांसफरी ने जो इनकम कमाई थी, वो सारी की सारी इनकम हम ला के तेरे को क्या कर देंगे, क्लूब कर देंगे, क्लूब। ऐसा सेक्शन 61 में बोल दिया। 61 बोलता है कि इस इनकम को भी क्या किया जाएगा, क्लब। तो अगर खाली इनकम ट्रांसफर की, असेट ट्रांसफर नहीं किया, तो सेक्शन 60। लेकिन इनकम को ट्रांसफर करने के लिए असेट का भी रिवोकेबल ट्रांसफर हुआ तो सेक्शन 61 कवर हो जाएगा। बराबर है। 60 से बचने का तूने रास्ता निकाला, तो वो रास्ता हमने 61 डाल के बंद किया। ठीक है। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? व्हाट इज रिवोकेबल ट्रांसफर? सेक्शन 63 में दिया है, पढ़ाता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, वो भी बताते हैं। सेक्शन 63 में दिया है व्हाट इज रिवोकेबल ट्रांसफर। तो सेक्शन 63 में लिखे गए ट्रांसफर के द्वारा उस तरीके से अगर तुमने असेट का ट्रांसफर किया होगा तो हम कहेंगे कि असेट का क्या हुआ है, रिवोकेबल ट्रांसफर हुआ है। और सुन पगले, कभी कभी ये क्लबिंग नहीं की जाएगी, इसके एक्सेप्शंस भी है जो दिए हैं अंडर सेक्शन 62 में इसके एक्सेप्शंस दिए हैं। ठीक है बेटा, तो इसके जो एक्सेप्शंस दिए हैं सेक्शन 62 में, वो भी अपने को देख लेना है। तो अगर एक्सेप्शन वाले केस में कवर हो गए तो सेक्शन 61 वाली क्लबिंग नहीं होगी। और 61 वाली क्लबिंग तभी होगी जब रिवोकेबल ट्रांसफर होगा। और रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है वो हमने 63 में बताया। तो पहले 63 में जाएंगे, रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है वो पता करेंगे। तो ऐसे रिवोकेबल ट्रांसफर के थ्रू अगर असेट ट्रांसफर किया तो उस ट्रांसफर से होने वाली, ट्रांसफर्ड असेट से होने वाली इनकम है वो आके क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। हाँ? ठीक है, उसका क्लबिंग कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्लबिंग कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सेक्शन 62 में बताया है एक्सेप्शनल केसेस है, यहाँ पे अगर रिवोकेबल हुआ तो भी क्लबिंग नहीं करेंगे। बराबर है। तो चलो 63 में चलते हैं। 63 में मैं तुमको बताता हूं। आइए, स्वागत है आपका सेक्शन 63 में, डेफिनेशन ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर। आपकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा एक बार गौर फरमाइएगा, थोड़ा पढ़िए पढ़िए इसको अच्छे से थोड़ा। ऐसा नहीं लगता कि मैंने हिंदी में ये सब बोल दिया? अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है? अब क्लियर दिख रहा है बेटा? अब थोड़ा बड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी तक छोटा क्लियर नहीं दिख रहा है। रुक, मैं बोल देता हूं क्या लिखा है, वो मैं बोल देता हूं, ठीक है। ये सेक्शन 63 कहता है कि रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि अगर ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को अपना असेट ट्रांसफर किया, ठीक है, तो उस ट्रांसफर ऑफ असेट को रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा अगर द ट्रांसफर कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर। ट्रांसफर करते समय तूने ट्रांसफर के जो डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे या कंडीशंस लगाई होगी, उसमें क्या कंडीशंस डाली होगी कि ये असेट या असेट से होने वाली इनकम वापस से मेरे को रीट्रांसफर हो जाए। बराबर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, होल और पार्ट ऑफ द इनकम और ट्रांसफर्ड असेट टू द ट्रांसफरर। तो अगर ट्रांसफर के जो कंडीशंस है उसमें कोई ऐसी कंडीशंस रखी गई है जो ये कहती हो कि जो ट्रांसफर होने वाला असेट था वो या फिर उससे होने वाली इनकम वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे पास वापस आ जाए। बराबर, ऐसा कंडीशन रख के अगर तुमने असेट को ट्रांसफर किया, मतलब ये ट्रांसफर रिवोकेबल ट्रांसफर है। बराबर, बोलो बेटा। या फिर अगर तुम्हारे पास
राइट आ जाए, रीअज्यूम पावर, टू रीअज्यूम द पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द होल और पार्ट ऑफ द इनकम और ट्रांसफर्ड असेट। मतलब सुनो, तुम्हारे पास इतना समय हो जाने के बाद वापस से तुम इनकम पे या असेट पे तुम अपना अधिकार, अपना क्या पावर रीअज्यूम कर लो, अपना अधिकार वापस से जमा लो, ऐसी कंडीशन डाली है तुमने कि भाई ये ले असेट आज से तेरा। लेकिन सुन, जब मेरा मन करेगा तब असेट को मैं तेरे से वापस ले सकता हूं, ये राइट मेरे पास है। या फिर असेट तेरा, जा आज से असेट की इनकम भी तेरी। लेकिन सुन, आज से ये मेरे पास राइट है कि मैं चाहूं तब और उस तरीके से इनकम मेरे कंट्रोल में, मेरे पास, मेरे अधिकार में ले सकता हूँ, ये राइट मेरे ही पास रखा है। मतलब तुमने राइट तुम्हारे पास रखा है कि जब तुम चाहो तब तुम असेट को या असेट से होने वाली इनकम को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। बराबर है ना? या फिर कुछ समय के बाद ये असेट या असेट से होने वाली इनकम वापस से तुम्हारे पास री ट्रांसफर हो जाती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो समझ के चलने का कि ट्रांसफर कौन सा ट्रांसफर है, रिवोकेबल ट्रांसफर है। और अगर ऐसी कंडीशंस डाल के ट्रांसफर किया गया है, रिवोकेबल ट्रांसफर हुआ है, तो इस रिवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा जो भी असेट जा रहा है, इस असेट से जो भी इनकम ट्रांसफरी ने कमाई है, वो इनकम ट्रांसफरी की ना होकर किसकी मान ली जाएगी, ट्रांसफरर की मान ली जाएगी, और ट्रांसफरर की टोटल इनकम में क्लब कर दी जाएगी। सेक्शन 61 यहां लग जाएगा। बराबर है? लेकिन सुनो, कभी कभी रिवोकेबल ट्रांसफर होगा, लेकिन वो रिवोकेबल होगा आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी और आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी। तब तक वो रिवोकेबल नहीं है। मतलब है रिवोकेबल, लेकिन रिवोक तब होगा, यानी कि री ट्रांसफर मेरे को तब होगा, या फिर मैं वापस से अपने कब्जे में उस एसेट या उसकी इनकम को तब ले पाऊंगा जब तू मरेगा। तू जब तक जिंदा है ना, जब तक है जान, तो सुन, जब तक है जान तब तक असेट भी तेरा और असेट से होने वाली इनकम भी तेरी। ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम ना असेट मेरे पास आएगा, ना असेट से होने वाली इनकम मेरे पास आएगी। जा, लाइफ टाइम के लिए असेट भी तेरा और इनकम भी। लेकिन अगर तू मरा तो तेरे मरते ही असेट या उससे होने वाली इनकम मेरे को रीट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा बोला हुआ है। या फिर तेरे मरते ही मेरे पास राइट आ जाएगा असेट को या उससे होने वाली इनकम को अपने कंट्रोल में लेने का। हुआ रिवोकेबल, लेकिन अभी नहीं। कब? ट्रांसफरी के डेथ पे, या फिर जो असेट का बेनिफिशियरी होगा उस बेनिफिशियरी के डेथ पे। बेनिफिशियरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी कभी है ना, डायरेक्टली असेट ट्रांसफरी को नहीं दे दिया जाता है, डायरेक्टली किसी को दे नहीं है, एक ट्रस्ट बना दिया जाता है, उस ट्रस्ट के नाम पे डाल दिया, उसको बोला इरिवोकेबल ट्रस्ट। लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी इट इज इरिवोकेबल। जैसे ही बेनिफिशियरी, जिसका इस ट्रस्ट की इनकम का जिसको फायदा होने वाला है, वो बेनिफिशियरी जैसे ही मरा, वो असेट वापस से मेरे को रीट्रांसफर हो जाएगा, या फिर उस असेट से होने वाली इनकम वापस से मेरे को रीट्रांसफर हो जाएगी, या फिर मेरे पास राइट आ जाएगा असेट को अपने कंट्रोल में लेने का, या फिर मेरे पास राइट आ जाएगा असेट की इनकम को अपने कंट्रोल में लेने का। तो अगर ए ने बी को असेट दिया, क्या बोल के, कि जब तक तू जिंदा है, ट्रांसफरी है बी, कौन है? बी ट्रांसफरी। जब तक तू जिंदा है तब तक असेट भी तेरा, असेट से होने वाली इनकम भी तेरी। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, ना असेट मेरे पास आएगा, ना असेट से होने वाली इनकम मेरे पास वापस आएगी जब तक तू जिंदा है। ना मेरे पास राइट है टू टेक द कंट्रोल ओवर द असेट और द इनकम ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। तो ये क्या है? इरिवोकेबल हुआ, बट ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। जैसे ही बी मरा ना, ट्रांसफर ही मरा, जैसे ही बी मरा, तो बी के मरते ही असेट या असेट से होने वाली इनकम मेरे को रिट्रांसफर हो जाएगी। बी के मरते ही असेट पे या उससे होने वाली इनकम पे वापस से कंट्रोल मेरा हो जाए, वो राइट मेरे पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब तक वो जिंदा है तब तक तो रिवोकेबल नहीं है ना, तब तक सेक्शन 61 में कवर नहीं होगा। प्रोवाइडेड उसके जिंदा रहते तुमने असेट की इनकम का फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हारे लिए ना लिया हो। समझ में आ रहा है यार? तो ये एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा सेक्शन 62 में। या फिर मान लो ए ने अपना असेट ट्रांसफर कर दिया किसी ट्रस्ट को, ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के नाम पे असेट कर दिया, और ट्रस्ट से होने वाली जो भी इनकम होगी ना, उसका बेनिफिशियरी बी है। नहीं हो सकता है?
अब डायरेक्टली बी को नहीं दिया, एक ट्रस्ट बीच में बना दिया, ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। जब तक है जान बी, जब तक है जान, जब तक तू जिंदा है, बेनिफिशियरी जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये असेट या असेट से होने वाली इनकम ट्रस्ट से मेरे को नहीं आएगी, रीट्रांसफर नहीं होगी। या फिर एज वेल एज तब तक मेरे पास राइट भी नहीं है असेट को या उससे होने वाली इनकम पे कोई अधिकार बताने का। वो मेरी ना असेट पे अधिकार है ना असेट से होने वाली इनकम पे अधिकार है, मेरे पास वो राइट ही नहीं है टू रीअज्यूम द पावर, यस और नो। लेकिन जैसे ही ट्रस्ट का बेनिफिशियरी मरा, जैसे ही ट्रस्ट का बेनिफिशियरी मतलब बी मरा, जिसके लिए, जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया था, जैसे ही वो मरा, उसके मरते ही असेट या उससे होने वाली इनकम मेरे को रीट्रांसफर, या फिर उसके मरते ही, बेनिफिशियरी के मरते ही असेट या उससे होने वाली इनकम पे मैं वापस से अपना कंट्रोल रख लूं, ये राइट मेरे पास आ जाए। समझे? तब तक के लिए, जब तक बेनिफिशियरी जिंदा होगा तब तक के लिए असेट क्या है, ट्रांसफर क्या हुआ है, इरिवोकेबल है। तब तक के लिए ना असेट की कोई इनकम, ये असेट की कोई भी इनकम मेरे को सेक्शन 61 में लाके क्लब नहीं की जाएगी। आई बात समझ में? हेलो सर। लेकिन जैसे वो ट्रांसफर या बेनिफिशियरी मरा तो अब मेरे पास राइट आ गया। जैसे ही वो राइट आया, अब से वो इनकम मेरे को ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। सुनो, भले ही वो राइट एक्सरसाइज करके असेट और उसकी इनकम को मैंने मेरे कंट्रोल में लिया कि नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसफरी या बेनिफिशियरी के मरते ही मेरे पास राइट आ गया है असेट को और उसकी इनकम को मेरे कंट्रोल में लेने का। अब उस राइट को एक्चुअली में एक्सरसाइज करके असेट को मैं मेरे कंट्रोल में लूँ, इनकम को मेरे कंट्रोल में लूँ या ना लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही राइट आया मेरे पास, तब से अब इस असेट की इनकम मेरे को ही टैक्सेबल होना चालू हो जाएगी। लेकिन उसकी डेथ के बाद, जब तक वो जिंदा है तब तक नहीं, तब तक सेक्शन 61 एप्लीकेबल नहीं होगा। तब तक असेट भी उसका, असेट से होने वाली इनकम भी उसकी, और वो इनकम उसी की टोटल इनकम में उसी को टैक्सेबल की जाएगी जब तक वो जिंदा है। कौन? ट्रांसफरी या बेनिफिशियरी। समझे? पक्का? तो ये रहा तुम्हारा सेक्शन 63। एक मिनट बेटा, ये कौन सा था? सेक्शन 63 रिवोकेबल ट्रांसफर का डेफिनेशन। अब आ जाते हैं सेक्शन 62 में, जो बोलता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर ट्रांसफरर ने अपना असेट ट्रांसफर किया ट्रांसफरी को या फिर किसी ट्रस्ट को फॉर द बेनिफिशियरी, है ना, तो ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल। नॉट रिवोकेबल मतलब ना कोई रीट्रांसफर होने वाला है, ना मेरे पास राइट है टू रीअज्यूम द पावर, है ना। नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी और बेनिफिशियरी। जब तक ये जिंदा है तब तक मेरे पास रिवोक करने का पावर नहीं है, बराबर है। तो इस केस में ट्रांसफरी को इस असेट से जो भी इनकम आएगी, वो इनकम का सेक्शन 61 में क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है जब तक ट्रांसफरी जिंदा हुआ तब तक। लेकिन याद रखना, ये 61 की क्लबिंग नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी ओनली इफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी और बेनिफिशियरी इस इनकम का मैंने कोई बेनिफिट ना लिया हो, असेट का या असेट से होने वाली इनकम का कोई बेनिफिट मैंने ना लिया हो, बराबर है ना। तो देखो, प्रोवाइडेड क्लबिंग नहीं होगा, लेकिन क्लबिंग नहीं होगा उसकी क्या कंडीशन है? ट्रांसफरर डज नॉट डिराइव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम। लेकिन अगर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ट्रांसफरर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई इनकम का बेनिफिट लिया होगा, तब तो ये ट्रांसफर रिवोकेबल, तब तो ये ट्रांसफर ही रिवोकेबल हो जाएगा ना यार, तब तो इरिवोकेबल रहेगा ही नहीं, तब तो सेक्शन 61 का क्लबिंग होना ही होना है, बराबर है। बढ़ो आगे। अब सुनो, यहां पे क्या बोला, इफ द ट्रांसफरर डिराइव्स एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, then such income shall be liable to be clubbed in his total income even though the transfer was not revocable during the lifetime of the transferee। भले ही असेट हमेशा के लिए उसको दे दिया गया हो, लेकिन अगर इनकम का बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुमने ले लिया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज लाइफ टाइम, तो भाई तो क्लबिंग हम करेंगे ही करेंगे, तो ये रिवोकेबल ही बन जाएगा। तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि ये क्लबिंग हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? असेट को ऐसे दो, ये कंडीशन डाल के कि असेट तुम्हारे पास वापस ही नहीं आने वाला है, और जब तक वो सामने वाला जिंदा है तब तक असेट उसी का है, बराबर है। और सुनो, जब तक असेट उसका है, जब तक वो जिंदा है, असेट उसका है, वापस से मेरे पास नहीं आने वाला है, मेरे पास कोई राइट भी नहीं होना चाहिए।
टू रीअज्यूम द पावर ओवर द एसेट, तब तक वो, जब तक वो जिंदा होगा तब तक उस एसेट से होने वाली इनकम का भी बेनिफिट मेरे को नहीं मिलना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ट्रांसफर इरिवोकेबल माना जाएगा, तो सेक्शन 61 वाली क्लबिंग नहीं की जाएगी। समझे? ऐसा इधर लास्ट में बोल दिया, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, चलो अब ध्यान से सुनो। अब ये जो केस आ रहा है ना, असेट को ट्रांसफर किया गया था 1 अप्रैल 1962 के पहले। अब ये 62 है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 62, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए जाए तो 1 अप्रैल 1961 ये पहला प्रीवियस ईयर था जब ये इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हुआ था। एप्लीकेबल हुआ प्रीवियस ईयर 61-62 से, असेसमेंट ईयर 62-63। तो ये असेसमेंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 अप्रैल 1962 लिखा है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 1 अप्रैल 1961 होना चाहिए, बराबर है। तो क्या बोल सकता हूं, प्रीवियस ईयर 1961-62 के पहले, क्या बोला, प्रीवियस ईयर 1961-62 के पहले, बिफोर बोला, बिफोर असेट ट्रांसफर किया गया था। किसके द्वारा? ट्रांसफरर के द्वारा ट्रांसफरी को। और जब ये ट्रांसफर किया ना, तो बोला है कि नहीं करेंगे रिवोक कितने पीरियड के लिए? मोर देन 6 ईयर्स के लिए। ऐसा बोल के ट्रांसफर किया है कि 6 साल से ज्यादा का पीरियड कोई ना कोई बोल दिया होगा, 10 साल बोल दिया, 12 साल बोल दिया, 20 साल बोल दिया, कितना भी टाइम बोल दिया, बराबर है ना, कि इतने टाइम तक ये असेट वापस से मेरे को रिवोक नहीं, मतलब वापस से मेरे को रीट्रांसफर नहीं होगा। तो तुमने एक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए असेट ट्रांसफर किया, इतने साल के बाद वापस से असेट मेरे पास आ ही जाने वाला है, ऐसा बोल के असेट ट्रांसफर किया। और वो कितने साल होने चाहिए? 6 साल से ज्यादा का टाइम होना चाहिए। तो वो रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं माना जाता था, इरिवोकेबल ट्रांसफर माना जाता था। कब? पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट में। 1961 के पहले का भी एक इनकम टैक्स एक्ट हुआ करता था, तब ये ट्रांसफर ही क्या माना जाता था? इरिवोकेबल माना जाता था। कि भाई तुमने बोल दिया ना सामने वाले को कि तेरे पास असेट रीट्रांसफर नहीं होने वाला है, या असेट को तेरे अधिकार में लेने का पावर तेरे पास नहीं है, बराबर है ना। कितने टाइम के लिए बोला है? अच्छा 6 साल से ज्यादा के लिए बोल दिया, हाँ तो चल जा, ये जितने भी टाइम के लिए तूने बोला है ना उतने साल के लिए तू सेक्शन 61 में क्लबिंग मत करवा। 10 साल के लिए असेट मैंने तुमको दे दिया और बोला 10 साल के बाद असेट मेरे पास वापस आ जाएगा, तो ये 10 साल का जो टाइम है वो 6 साल से तो ज्यादा का ही हुआ ना। लेकिन ये जो ट्रांसफर मैंने किया था ना, ये मैंने किया 2024-25 में। बिफोर किया है कि ऑन और आफ्टर किया है? ऑन और आफ्टर। तो भाई ये तो ट्रांसफर रिवोकेबल ही है। हाँ, अगर ऐसा ट्रांसफर तब किया गया होता, कब? 1 अप्रैल 1961 के पहले, तब उसको रिवोकेबल नहीं माना जाता था। तो तुम सोचो कि क्या मैंने तुमको 1955 में, है ना, 1 अप्रैल 1955 को मैंने तुमको एक असेट दिया था, ये बोल के कि ये असेट है ना 2024-25 में मेरे पास वापस आएगा, ऐसा बोल दिया। क्या मैंने तुमको असेट ट्रांसफर किया 1 अप्रैल 61 के पहले? यस। और बोला कि कितने टाइम तक रिवोक नहीं होगा, कितने टाइम तक रीट्रांसफर नहीं होगा? बोला, हाँ बोला कि 24-25 तक रीट्रांसफर नहीं होगा। समझो, इसका मतलब ये जो पीरियड है जब से ट्रांसफर कर रहा हूं तब से रीट्रांसफर नहीं होगा। ये जो पीरियड है, क्या ये पीरियड 6 साल से ज्यादा का पीरियड है? हाँ। तो ये ट्रांसफर रिवोकेबल नहीं है, इरिवोकेबल ही माना जाएगा। तो जब तक ये एसेट ट्रांसफरी के पास रहेगा, जब तक वो रीट्रांसफर नहीं हो जाता, जब तक ये एसेट ट्रांसफरी के पास रहेगा, तब तक इस एसेट से होने वाली सारी इनकम ट्रांसफरी की, उसी को टैक्सेबल सेक्शन 61 में मेरे को क्लब नहीं की जाएगी, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दैट पीरियड, जितने पीरियड के लिए एसेट रीट्रांसफर नहीं होने वाला है, बराबर है ना। ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी इनकम इस एसेट की आ रही है उसमें से कोई भी बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे नहीं मिलना चाहिए। समझे? तो पहली बात तो असेट ट्रांसफर कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 61 के पहले। और जब भी ट्रांसफर किया, बोला तब से लेकर जब भी ट्रांसफर किया तब से लेकर
कुछ टाइम के लिए असेट तेरे को दिया, कुछ साल के लिए असेट तेरे को दे दिया, उतने साल तक असेट वापस से मेरे को रीट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा बोल के दे दिया। उतने साल के लिए रिवोकेबल नहीं रहेगा, मतलब उतने साल के लिए असेट ना मेरे को रीट्रांसफर होगा, ना मेरा कोई अधिकार होगा टू टेक बैक दी कंट्रोल ओवर दी असेट, यस और नो। और वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स होने चाहिए? मोर देन 6 ईयर्स होने चाहिए। तो वो ट्रांसफर इरिवोकेबल माना जाता था पहले 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 पहले। लेकिन आज की डेट में अगर 1 अप्रैल 1961 या उसके बाद अगर सेम ट्रांसफर किया गया, तो भाई अगर तुम 2 साल भी बोलोगे ना, या 3 साल भी बोलोगे ना, या 30 साल भी बोलोगे ना कि इतने साल तक असेट का ट्रांसफर रिवोकेबल नहीं है, तो तुमने एक टाइम डाल दिया ना। अब वो टाइम कितना भी डालो, भले ही वो टाइम कम डालो, 6 साल का डालो, 6 साल से ज्यादा का डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ट्रांसफर रिवोकेबल ही माना जाता है आज की डेट में। अगर तुमने ट्रांसफर कब किया था? 1 अप्रैल 1961 या उसके बाद, क्या बोल के कि जा रिवोकेबल नहीं है, कितने साल के लिए? मोर देन 6 ईयर्स। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि तू तू एक ट्रांसफरर है, तेरे पास एक असेट था, तूने वो असेट प्रीवियस ईयर 22-23 में, कब? प्रीवियस ईयर 22-23 में तूने वो असेट ट्रांसफर कर दिया था किसी को, ये कह के कि आने वाले 20 साल के लिए जाइए असेट तेरा, असेट से होने वाली इनकम भी तेरी। लेकिन जैसे ही 20 साल खत्म हो जाएंगे, 20 साल तक ना ये असेट मेरे को आएगा, ना इससे होने वाली इनकम मेरे को आएगी। 20 साल तक ना इस असेट की इनकम पे मेरा कोई कंट्रोल होगा, ना इस असेट पे मैं वापस से अपना कंट्रोल ले पाऊँ, वो मेरे पास राइट है। 20 साल के लिए एक्सक्लूसिवली सर्वे सर्वा इस असेट का तू है, ऐसा बोल के अभी मैं ट्रांसफर करूँ। और मैंने ट्रांसफर कब किया? 1 अप्रैल 1961 या उसके बाद। तूने टाइम डाल दिया ना, बस बात खत्म हो गई। तूने टाइम डाल दिया ना, मतलब बात खत्म। इसका मतलब ये ट्रांसफर रिवोकेबल ही था, जिस दिन किया था उसी दिन से ये ट्रांसफर रिवोकेबल था। कि इतने टाइम के बाद जब रीट्रांसफर होने ही वाला है, तो क्यों ट्रांसफर ही क्यों कर रहा है भाई? इतने टाइम के बाद जब तेरे पास ऑटोमेटिकली राइट आने ही वाला है टू रीअज्यूम द पावर, तो ट्रांसफर ही क्यों कर रहे हैं? समझा? तो ट्रांसफर ही मत कर। लेकिन हाँ, ऐसा ट्रांसफर अगर 1 अप्रैल 61 के पहले हुआ होता, तो तब रिवोकेबल नहीं माना जाता था, तब इरिवोकेबल माना जाता था। और तब अगर असेट ट्रांसफर किया है और ऐसे ट्रांसफर किए हुए असेट से अगर इनकम आ रही है, तो वो इनकम को क्लब करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 61 उस पर नहीं लगेगा। वो इनकम ट्रांसफर ही की है, उसी को टैक्सेबल करो, प्रोवाइडेड उस इनकम का ड्यूरिंग दैट पीरियड तुमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट ना लिया हो। बात खत्म, बराबर? अच्छा सुनो, अब ये समय खत्म हुआ, समय सीमा समाप्त हुई। तुमने दिया था 1955 में, बराबर है ना? 1955 में असेट दिया था, ये बोल के कि 25-26 में असेट मेरे पास वापस से आ जाएगा, रीट्रांसफर वापस से हो जाएगा, 25-26 में मेरे पास राइट आ जाएगा टू टेक द असेट बैक इन माई कंट्रोल और टू रीट्रांसफर द असेट ऑन माई नेम। जैसे ही तेरे पास ये राइट आया ना 25-26 में, हेलो, जैसे ही तेरे पास ये राइट आया 25-26 में, भले ही तूने इस राइट को एक्सरसाइज किया हो या ना किया हो, अब 25-26 से इस असेट की इनकम तेरी इनकम मानी जाएगी। अब तो ऐसा नहीं बोल सकता कि सेक्शन 61 में क्लबिंग नहीं, अब से तो इस असेट की इनकम तेरी मानी जाएगी। समझा कि नहीं समझा? ये था सेक्शन। कितने सेक्शन करने वालों हैं? गिनती से 5 सेक्शन करने हैं, 6 सेक्शन। 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया, 63, 4 सेक्शन तो उड़ा डाले अभी कभी। 60 खत्म, 61 खत्म, 62 खत्म, 63। 60 में क्या था? ट्रांसफर ऑफ असेट विदाउट ट्रांसफरिंग द, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट। तो जो भी इनकम ट्रांसफर हुई आके क्लब कर लो, बात खत्म। 61 ट्रांसफर की जा रही है इनकम, लेकिन उसके साथ साथ असेट का भी ट्रांसफर हो रहा है, और वो ट्रांसफर रिवोकेबल ट्रांसफर हुआ था। तो रिवोकेबल ट्रांसफर के थ्रू जो असेट गया, उस असेट के ट्रांसफर होते ही इनकम भी अगर ट्रांसफर हो गई, तो ऐसी इनकम को भी लग के क्या कर दो? क्लब कर दो। 61 व्हाट इज रिवोकेबल ट्रांसफर? सेक्शन 63 में डेफिनेशन दिया है। व्हाट इज सेक्शन 62? कि भाई एक्सेप्शंस क्या है सेक्शन 61 के, जो अभी मैंने डिस्कस करके खत्म किया, याद रहेगा? अब आ जाओ तुम्हारे सेक्शन 64 पे। बहुत ही बढ़िया सेक्शन है बेटा, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है, गुड मैन दी लालटेन। अब रुको, तुम्हारी जो भाभी है, मतलब मेरी वाइफ, ठीक है, शी इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। शी, देखो शादी वादी कुछ नहीं हुआ,
पहले बोल देता हूँ, जो भी पात्र घटनाएं तुम्हारे सामने बताई जा रही है सारे काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है उनका। ठीक है, तुमको ये समझ में आया, इसके लिए मैं अपना अपना मजाक उड़वाऊंगा, अभी अपना एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरी शादी हो गई है और तुम्हारी जो भाभी है, ठीक है, तुम्हारी भाभी शी इज़ अ हाउस वाइफ, कुछ कमाती दमाती नहीं है, घर संभालने का और मस्त एकदम चिल मारने का। ठीक है, घूमने का फिरने का, घर संभालने का, चिल मारने का, शी इज़ अ हाउस वाइफ। कितना पढ़ी है मालूम है? 12th फेल है। वो मूवी देखी थी उसने, अभी जो आई थी ना विक्रांत मैसी वाली, हाँ वही 12th, वही मूवी देख ली थी उसने। 12th फेल है। अब मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो किसी फर्म में एक पार्टनर हूँ। तो मैं और प्रणव और कल्पेश, हम लोग तीनों पार्टनर है एक फर्म में। प्रणव का उस फर्म में 33.33% शेयर, कल्पेश का भी 33.33% शेयर, और मेरा भी 33, मतलब हम सब इक्वल शेयर वाले पार्टनर्स हैं। अब हुआ ऐसा कि उस फर्म से है ना, हम सबको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी वैलरी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता होगा, रेम्यूनरेशन मिलता होगा, सैलरी वैलरी मिलती होगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि वो जो फर्म है, फर्म जहाँ पे हम तीनों पार्टनर्स हैं, उस फर्म से मेरे को भी क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, प्रणव को भी सैलरी मिलती है, कल्पेश को भी सैलरी मिलती है, और वो सैलरी फर्म को क्या हो जाती है, अलग हो जाती है एज अ डिडक्शन। तो जितनी भी सैलरी फर्म मेरे को देगी वो फर्म को अलग हो जाती है एज अ डिडक्शन। तो वही सैलरी अब मेरे को पीजीबीपी इनकम बना के टैक्सेबल दिखानी पड़ती है। बराबर है? और तुम्हारा भाई ऑलरेडी 10 लाख के ऊपर वाला आइटम है। बराबर है ना? मतलब ऑलरेडी मैं 10 लाख के ऊपर वाला असेसी हूँ। अब मेरे को मालूम है कि 10 लाख के ऊपर की मेरी जो भी इनकम्स आती है सब पे मेरे को कितना 30% टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो देख, 10 लाख के ऊपर तो ऑलरेडी मेरी इनकम चली गई है इस साल की। अब हुआ क्या, ये जो फॉर्म है अपनी, ये फॉर्म के अंदर मैं पार्टनर हूं, तो ये फॉर्म भी अभी मेरे को रेम्यूनरेशन दे रही है। मैं बोला रुक 1 मिनट, ऑलरेडी मेरी इनकम 10 लाख के ऊपर चली गई है, और अब तेरे से और भी इनकम आएगी ना, वो 10 लाख के ऊपर की है मेरी, उस पर मेरे को 30% टैक्स देना पड़ेगा। रुक फॉर्म, रुक जा। क्या मैं फॉर्म को रोकने के लिए बोल सकता हूँ? हाँ, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। 33% बोल रहा ना, मतलब 20% या उससे ज़्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, तो ही मैं बोलूँगा रुक, तो फॉर्म रुकेगी। और सुन, अब एक काम कर, अभी मेरे को ये मत दे, रेम्यूनरेशन मेरे को मत दे, थोड़ा सोचने दे। मैंने घर पे गया, दिमाग लगाया, मैंने बोला इधर से मेरे को रेम्यूनरेशन कितना आने वाला है, 6 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन आने वाला है यार, सीट। अब वो 6 लाख रुपया जो आएगा वो 10 लाख के ऊपर की इनकम है मेरी, उस पर मेरे को, अगर मेरे नाम पे आ गया तो उस पर मेरे को 1,80,000 का टैक्स देना पड़ जाएगा। पूरा रात सोचा मालूम है, नाइट मार लिया मैं। अगले दिन सुबह सुबह गया फॉर्म में, फॉर्म को क्या बोला मालूम है, सुन आज से मेरी वाइफ को जॉब पे रख ले, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज से जॉब पे रख। आपकी वाइफ काम करने आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो काम करता है वो काम करने की उसके अंदर आवड़त नहीं है। आवड़त मतलब उसको आता नहीं है वो सब काम। तो क्यों रखने के लिए बोल रहे हो? ऐसे ही रख लेना बोल रहा हूँ। तो मेरे को जो 6 लाख रुपए की तू रेम्यूनरेशन देने वाली है ना, मत दे। हर महीने का 50,000 रुपया उसको अकाउंटेंट बोल के जॉब कर रही है ऐसा सैलरी बोल के देना चालू कर दे। पैसा मेरे नाम पे मेरे घर पे आए या मेरी बाइकों के नाम पे मेरे घर पे आए, पैसा तो मेरे ही घर पे आ रहा है ना। तो जो पैसा तू मेरे को देने वाली है फॉर्म, वो मेरे को मत दे। मेरे नाम पे आएगा तो मेरे को उस पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब वो एक काम करना, वही अमाउंट जो मेरे को दिया जाने वाला था वो मेरी वाइफ को सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन बोल के दे दे। तो ऐसा खाली दिखावा करेंगे थोड़ी, तेरे मेरे पे सैटेलाइट घुमा रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, कि उनको पता चल जाएगा कि मेरी वाइफ इधर काम नहीं कर रही है, जिस काम के लिए उसको वो सैलरी मिल रही है वो काम करने की उसमें लायकात ही नहीं है। समझ में आ रहा है? 12वीं फेल है, मेरे को मालूम है, अकाउंटेंट बन के काम ही नहीं कर सकती है। तो जब वो अकाउंटेंट बोल के काम ही नहीं कर सकती है, 12वीं फेल है, वो फॉर्म को मालूम है, मेरे को मालूम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ी मालूम है। समझा? तो तू एक काम कर, फटाफट से आज से मेरी वाइफ को एम्प्लॉय बना ले, और एम्प्लॉय बना के जो 6 लाख रुपया मेरे को रेम्यूनरेशन मिलने वाला है पूरे साल का, वो मेरे को मत दे। 50,000 50,000 सैलरी बोल के दिया कर मेरी वाइफ को, तो 6 लाख रुपया मेरे घर पे ही आने वाला है मेरी वाइफ के नाम पे।
अब वो मेरे नाम पे आए मेरे घर पे या मेरी वाइफ के नाम पे आए मेरे घर पे, है तो मेरे ही कंट्रोल में, मेरे ही इनकम है। तो मैंने ऐसा क्यों करवाया पता है? अगर वो 6 लाख रुपया मेरे नाम पे मेरे घर पे आता ना, तो मेरी टोटल इनकम में इंक्लूड होता, जिसपे मेरे को 30% टैक्स देना पड़ता। वही 6 लाख रुपया मैंने मेरे घर पे ही लाया। वाइफ थोड़ी, वाइफ है यार, कम ऑन, तो मेरे साथ मेरे घर पे ही है, तो इनकम अल्टीमेटली 6 लाख रुपया मेरे घर पे ही आ रही है ना। हाँ, अब वो खाली मेरे नाम पे नहीं आएगी, मेरी वाइफ के नाम पे आ रही है। तो वो किसके टोटल इनकम में दिखेगी? मेरी वाइफ के टोटल इनकम में दिखेगी। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर 115 BSE फॉलो करवा दिया तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर जो नेट टैक्सेबल सैलरी आएगी, वो नेट टैक्सेबल सैलरी पे टैक्स, पहले 2.5 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं। और सुन, अगर 115 BSE फॉलो करवाया तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। फिर उसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा वो साला पूरा रिबेट में चला जाएगा। वाइफ कोई टैक्स भरेगी उस 6 लाख पे? नहीं। अगर यही इंडिविजुअल को फॉर्म से पैसा मिला होता तो इसको उस पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता। लेकिन उसने क्या दिमाग लगाया, अपना इन्फ्लुएंस लगाया, और इन्फ्लुएंस लगा के जो भी रेम्यूनरेशन उसको मिलने वाला था, खुद ना लेके फॉर्म को बोला कि वो रेम्यूनरेशन स्पाउस को ट्रांसफर कर दे। स्पाउस तो मेरी है ना, बाजू वाले की थोड़ी है। तो जब मेरी स्पाउस है तो वो पैसा अल्टीमेटली मेरे ही घर पे आने वाला है। और वो जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा फॉर्म के द्वारा, कंसर्न के द्वारा जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा मेरे स्पाउस को, वो रेम्यूनरेशन कमाने की लायकाती ही नहीं है। बिना लायकाती के वो रेम्यूनरेशन कमा रही है। मतलब जो भी रिक्विजिट एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, रिक्विजिट एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, उस इनकम को कमाने के लिए, उसके बिना वो रेम्यूनरेशन उसको दिया जा रहा है। ना काम कर रही है, ना उस काम करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए थे, प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए था, प्रोफेशनल या टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए था, प्रोफेशनल या टेक्निकल नॉलेज स्किल्स वगैरह चाहिए था। इसके बिना अगर इस कंसर्न ने रेम्यूनरेशन दिया है स्पाउस को, तो डेफिनेटली तुम्हें नहीं लगता है मेरे को जो रेम्यूनरेशन मिलने वाला था मैंने कंसर्न के थ्रू मेरी वाइफ को ट्रांसफर करवा दिया ताकि आए तो मेरे ही पास। समझ में आ रहा है? अब बोला धप्पा, इधर भी हमने तुमको पकड़ा। जो भी रेम्यूनरेशन तेरी स्पाउस ने कमाया है, जिस कंसर्न से कमाया है, वो रेम्यूनरेशन कमाने के लिए जो भी रिक्विजिट प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज वगैरह चाहिए था, उसके बिना अगर वो रेम्यूनरेशन उसने कमाया है, तो भाई हम तो यही मान के चलेंगे वो रेम्यूनरेशन तेरी ही इनकम थी। तूने खुद ना कमाई, तेरे नाम पे ना ली, और उसको तूने क्या कर दिया, तेरी स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर करवा दिया। तो जितना भी रेम्यूनरेशन इस कंसर्न से तेरे स्पाउस को आया होगा, वो सारा का सारा रेम्यूनरेशन लाके तेरे को हम क्लब करेंगे। 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। इधर खाली स्पाउस कवर किया है बस, क्योंकि आजकल भाई भाई साथ में थोड़ी रहते, बेटे बेटे बेटियां भी कहां साथ में रहते। जमाना बदल गया हो छे भाई, ना तुम तुम्हारे पापा मम्मी के साथ रहते हो तो तुम तुम्हारे पापा मम्मी को थोड़ी ट्रांसफर करोगे। अच्छा, तुम तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं रहते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहते, क्योंकि तुमने तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दिया था, तो तुम्हारे बच्चों ने तुमको छोड़ दिया होगा। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कौन सा? हस्बैंड वाइफ का, जो आज तक ऐसा ही है कि दोनों साथ में ही रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि शादी कर लिया, नहीं यार नहीं पाओ, तो तू अलग घर मारे, वो अलग घर मारो, ऐसा बहुत रेयरली होता है ना। अभी पापा मम्मी के साथ नहीं जमता है तो बोलते क्या कि ठीक है पापा मम्मी आप लोग इधर रह जाओ, हम अलग चले जाते हैं। या फिर भाई बहन के साथ नहीं जमता है, बहन तो शादी करके चली जाती है, भाई के साथ नहीं जमता, मोस्ट ऑफ द केसेस जमता ही नहीं। तो भाई के साथ नहीं जमता तो भाई अलग, मैं अलग। मेरे खुद के पापा मम्मी के साथ मैं नहीं रहता हूं, वो अलग, मैं अलग रह सकता हूं। समझ में आ रहा है? ये ऐसा तुम दूसरों के साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन पक्का पक्का तुम वाइफ के साथ तो मिलके सरकार को ऐसा चूना लगा ही सकते हो। तो पकड़ा इधर लो। तो यहां पे है ना, किसी भी रिलेटिव को अगर इस कंसर्न से आई तो 6412 का क्लबिंग नहीं करने का है। 6412 का क्लबिंग तभी होगा जब इस कंसर्न से रेम्यूनरेशन इस इंडिविजुअल की स्पाउस को दिया जाए, तो ही यह क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और वो भी तब ये रेम्यूनरेशन क्लब किया जाएगा जब ये रेम्यूनरेशन पाने के लिए कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल
एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज वगैरह जो चाहिए था, क्वालिफिकेशन चाहिए था, उसके बिना अगर ये रेम्यूनरेशन को दिया गया है तो अब तुमको मालूम है तुम्हारी भाभी जो है ना, मैंने ऐसे ही बोल दिया था 12वीं फेल है, डबल MA, सॉरी डबल BCom किया उसने, एक बार इग्नू से किया, एक बार MS से कर लिया, और प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंक होल्डर है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सोचो अगर वो अब उस फॉर्म में ज्वाइन हो रही है तो ज्वाइन करके काम भी कर रही है, और उस काम करने की उसको सैलरी मिल रही है, वो भी लाके मेरे को क्लब कर दो, मतलब वाइफ के कामों की सजा मेरे को मिले, वो क्लब नहीं होगा। क्योंकि वो जो भी काम कर रही है, वो काम करने के लिए जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए था, उसकी बदौलत, उसकी वजह से उसको वो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो ये क्लबिंग नहीं होगी। तुमको समझा? लेकिन ये क्लबिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत क्या है पता है? कि जिस किसी भी कंसर्न से स्पाउस को क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो कंसर्न के अंदर इस इंडिविजुअल का क्या होना चाहिए, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर नहीं बोला, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोला। अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या, कि अगर ये कंसर्न मान लो फॉर्म है या HUF है या AOPB है, कोई भी कंसर्न है, तो वहां पे इस इंडिविजुअल का 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। या फिर अगर ये कंसर्न क्या है, कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर इस इंडिविजुअल का 20% या उससे ज्यादा बेनिफिशियल ओनरशिप होना चाहिए शेयर्स का। कब? 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर से लेकर लास्ट मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं, थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इवन फॉर अ सिंगल डे भी अगर वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट निकला तो भी फंसा, तो भी ये क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूं? लेकिन रुको, अब मान लो मेरा उस फॉर्म के अंदर, अपन तीनों की फॉर्म थी ना रे, प्रणव, कल्पेश, मेरी, अपन तीनों की फॉर्म थी ना, तो वो फॉर्म में मालूम है कितने पार्टनर है? अपन 3 पार्टनर है नहीं, अपन 4 पार्टनर है। उस फॉर्म के अंदर मेरा 15% है, मेरा 15% है, मेरी वाइफ का भी 15% है, तो हम दोनों का मिला के कितना हो गया? 30, मतलब 20 या उससे ज़्यादा हो गया ना, तो भी माना जाएगा कि मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंसर्न में। मेरा अकेले का तो 20% या उससे ज़्यादा हो ही सकता है, तो मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ही। लेकिन अगर मेरा मेरे किसी रिलेटिव के साथ मिला के भी अगर 20% या उससे ज़्यादा हो गया, तो भी कहा जाएगा कि इस कंसर्न में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर मैं अकेले इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूं, तो मेरे रिलेटिव के साथ मिलकर तो इन्फ्लुएंस कर ही सकता हूं ना यार। नहीं समझा? ऐसा काम करने के लिए, ऐसा काम करने के लिए मैं खुद इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, 20% या उससे ज़्यादा होगा मेरा। या फिर ऐसा काम करने के लिए मैं और मेरा रिलेटिव, हम दोनों मिलकर दबाव डालेंगे, किस पे? फॉर्म पे, कैसा काम कर दे। तो रिलेटिव म्हणजे कोण? जल्दी बोलो, ए रिलेटिव म्हणजे कोण? रिलेटिव म्हणजे डिफाइन नहीं किया है, तो मेरे को वही डेफिनेशन लेना पड़ेगा जो 2 सबसेक्शन 41 में है। याद करो, ऐसा डेफिनेशन हम लोगों ने 48(2) में भी लिया था। मेरे लिए मेरा सबसे पहला रिलेटिव मेरा स्पाउस, बस। फिर मेरा ब्रो, मेरी सिस, फिर मेरा LA, मेरा LD, बात खत्म। वो जो डेफिनेशन तुमने रिलेटिव का देखा था किधर? गिफ्ट में, वो आके इधर लगाया तो मरोगे। वो गिफ्ट के लिए देखने का रिलेटिव्स, बराबर है ना? इधर के लिए रिलेटिव्स कौन? तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारा, तुम्हारे स्पाउस के बाद तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारा लीनियल असेंडेंट, तुम्हारा लीनियल डिसेंडेंट। अगर इनमें से कोई निकला रिलेटिव, तो इस रिलेटिव का एज वेल एज तुम्हारा, दोनों का मिला के भी अगर 20% या उससे ज्यादा हुआ कंसर्न में, तो भी कहा जाएगा कि तेरा ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तेरा अकेले का भी हो सकता है। डन ना डन? डन पक्का? ये था तुम्हारा सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। ये जो कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ, और ऐसी कंसर्न से अगर इस इंडिविजुअल के स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है बिना लायकाती के, बराबर है ना, तो वो जो रेम्यूनरेशन इस स्पाउस को मिल रहा है ऐसी कंसर्न से बिना लायकाती के, वो सारा का सारा रेम्यूनरेशन ला के इस इंडिविजुअल के हाथों में क्या कर दिया जाएगा? क्लब कर दिया जाएगा। 64(1)(2) खत्म। लेकिन अगर अगर ये रेम्यूनरेशन मैडम को मिल रहा था, मेरे स्पाउस को मिल रहा था, अच्छा इधर ऐसा बोला हस्बैंड होना चाहिए और इधर वाइफ ही होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, इधर वाइफ भी हो सकती है, इधर हस्बैंड भी हो सकता है।
समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल वर्ड यूज किया और स्पाउस वर्ड यूज किया है, हस्बैंड और वाइफ वर्ड यूज नहीं किया है। तो वहां पे हो सकता है ना यार, मेरी वाइफ का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो और उस कंसर्न से मेरे को रेम्यूनरेशन मिलता हो, तो वो मेरी वाइफ को भी क्लब हो सकता है। समझे? हम्म। इधर से कल आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इधर से कंटिन्यू करेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है? बाय बाय।